डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं सैटरडे टेस्ट वन यानी जो 20 अगस्त 2022 को टेस्ट हुआ है उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं। और बच्चों, इसके पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ की लिंक मैंने शेयर की हुई है, वहां से आप लोग पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी, और उस पेपर की आंसर की भी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आप आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए आज हम पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताते हैं। पेपर का अगर हम लेवल बोलें तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें वाकई में अच्छे भी हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो पेपर हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेवल उसका अप रहे, लेकिन जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं उनका पेपर अच्छा भी हुआ है, और कहना चाहिए कि उनको और भी बेस्ट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सॉल्यूशन। तो बच्चों, क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ऑफ हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब बच्चों, इसमें रिलेशन पूछा है मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर के बीच में। हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। इस सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर मैंने इसकी ये रेडियस मान ली है। अब कह रहा है, एक कंडीशन दे रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच में रिलेशन निकालना है। अब हमें स्मॉल जो आर दे रखी है डिस्टेंस, वो कहाँ पर है, तो वो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है वो दे रखा है कंडीशन में कि इज ग्रेटर देन आर, यानी कि जो आर है स्मॉल आर होगा वो कहीं अंदर ही होगा, है ना। तो यानी कि इस अगर हम बात करें सेंटर से, ये सेंटर हो गया इस स्फीयर का, और ये डिस्टेंस हो गई आर, तो इस आर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी इस ई और आर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये हमें निकालना है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आर पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से होते हुए, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है, ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, इससे निकलने वाली जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। फ्लक्स होता है बच्चों ई डॉट ए, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बच्चों, फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई इंटू यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि हमें रिलेशन निकालना है ई और आर के बीच में, ठीक है। अब हम इसमें एक काम और करें, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम गॉस लॉ की बात करेंगे, तो जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ होता है वो फ्लक्स निकालने के लिए होता है, वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहाँ पर क्यू इनसाइड होता है इनक्लोज चार्ज कितना है, और एप्सिलॉन नॉट होता है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है। अच्छा, अब हमें ये पता चल जाए कि अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इसमें है, तो हमें अंदर चार्ज पता करना है कि अंदर चार्ज कितना है। अब बच्चों, ये स्फीयर है। अब स्फीयर वॉल्यूम में की बात करेंगे हम कि यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी ले सकते, ना ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले सकते, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यही होता है फॉर्मूला। अब अगर बात करेंगे कि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो चार्ज हो जाएगा 1 इंटू सिग्मा, अगर 2 मीटर क्यूब है तो 2 इंटू सिग्मा, 3 मीटर क्यूब है तो 3 इंटू सिग्मा, और अगर v मीटर क्यूब है तो v इंटू सिग्मा। तो यहाँ से जो इनसाइड चार्ज है, मैं इनसाइड चार्ज निकाल सकता हूँ, तो q इनसाइड बच्चों हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाई v, ठीक है। सिग्मा मल्टीप्लाई बाई v, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम b की बात करेंगे तो b हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये निकल के आया बच्चों आपका फ्लक्स की वैल्यू। अब ये जो फ्लक्स है और ये जो फ्लक्स है, इक्वेशन 1 से फ्लक्स निकला और इक्वेशन 2 से निकला हुआ फ्लक्स दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं, तो E मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों, यहाँ से हमें E और R में रिलेशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह भी रहा है कि हमें क्रिएट करना है रिलेशन E और R के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से ये आर की पावर 3 कैंसिल आउट हुआ, यानी E इज इक्वल टू निकल के आ रहा है आपका सिग्मा आर अपॉन 3 इस हिसाब से। तो यानी बच्चों, कहने का मतलब ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल के आया R,
ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब हो गया बच्चों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी पार्ट रहेगा, फर्स्ट का बी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड लाइंस, जो मतलब इनमें से 4 प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं और हमें ये पता करना है कि इसमें फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है। अब पहला कह रहा है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। भाई फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व ही होती हैं, सीधी बात है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले ऑप्शन की बात करें कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली कर, अब भैया मान लीजिए अगर मैं पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू की बात करूं तो ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे टर्मिनेट। अब ये कह रहा है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली कर्व, ये भैया कंटिन्यूसली कर्व हैं, कोई ब्रेक नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो भैया हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड लाइन की नहीं होती है। सेकेंड नंबर पे बोल रहा है कि द टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। यार वेरी गुड यार, ये तो बात बिल्कुल सच है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे जो कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो बच्चों ये तो पॉसिबल, मतलब ये तो बात बिल्कुल सच है कि 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड पे बोल रहा है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। भैया पहले पॉजिटिव से शुरू हो रही है और ये एंड हो रही है इसकी नेगेटिव पे, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे एंड हो रही है। ये दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है। फोर्थ में कह रहा है कि दे फॉर्म क्लोज लूप। हाँ, ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। बच्चों दिमाग में रखना ये चीज़ है ना, ये बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप, मतलब वो ओपन लूप बनाती है। अब देखिए ये ओपन लूप हो गया, कैसे ओपन हुआ, पॉजिटिव से शुरू हुआ और नेगेटिव पे यहाँ पर जाके एंड हो गया। अब बच्चों कोई क्लोज लूप होता तो क्लोज लूप के लिए ये क्लोज लूप हो गया कि कहीं पॉजिटिव से ही शुरू हुआ होता और पॉजिटिव पर आकर ही खत्म हो गया होता, ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज लूप, ये आपका एक बंद लूप बन गया। तो ये क्लोज लूप है, लेकिन ये तो भैया यहाँ पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे एंड हो रहा है, कभी भी नेगेटिव से शुरू नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है वो डी रहेगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये बोल रहा है कि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है। तो यार सीधी सी बात है, गॉस लॉ की में बात करें तो गॉस लॉ तो केवल क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है, कैसी भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए हमेशा वैलिड रहेगा, कैसी भी क्लोज सरफेस हो। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर तो ए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं कि ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए बच्चों नहीं होगा ये, ठीक है, कि केवल उसने कंडीशन दे दिया ओनली, तो ओनली से मतलब है नहीं, एनी ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए तो गॉस लॉ कभी वैलिड ही नहीं है, ये तो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बच्चों ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। अब इसमें एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास है m, तो बच्चों इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी इसका चार्ज अगर q है तो q इंटू ई, यानी यही तो इसको बैलेंसिंग कंडीशन में रखा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि m मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है, यानी क्यू ई इज इक्वल टू बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये mg हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, तभी तो ये वाटर की ड्रॉपलेट है वो यहीं की वहीं रहेगी। यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, mg अपॉन क्यू। तो बच्चों ये mg अपॉन क्यू, अब यहाँ पर क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसका चार्ज आप ई मान लीजिए, तो ये ई इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन ई। तो बच्चों mg अपॉन ई इसमें ऑप्शन नंबर बी है, यानी फोर्थ की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका राइट आंसर बी है। जिन बच्चों ने बी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 4 अलग अलग चार्जों को उसने क्या किया है, प्लेस किया हुआ है।
एक स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है Q, एक चार्ज दे रखा है पॉजिटिव Q, यहाँ भी पॉजिटिव Q और यहाँ पर Q, और ये सब बच्चों साइड्स दे रखी हैं उसने A, ये सब साइड्स उसने A दे रखी हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक हो गया हमारा स्क्वायर। ये अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल बोलूँगा इसको मैं। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Q अपॉन Q। ये बच्चों एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर Q अपॉन A लिखा है, बट इसका ये पूछा है Q अपॉन Q, ये होगा, ठीक है। अब यदि इस नेट फोर्स ऑन Q इज़ ज़ीरो, Q पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए बच्चों, ज़ीरो। भैया करते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा सवाल है। अब देखिए Q पर लगने वाला नेट फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, एक तो ये पॉजिटिव Q, उस पॉजिटिव Q को रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दिया मैंने A, B, इसका नाम दे दिया मैंने C और इसका नाम दे दिया मैंने D, यानी कि ये F B। अब हमें नेट फोर्स B पर निकालना है, क्योंकि B पर रखा हुआ है पॉजिटिव Q और C पर रखा हुआ है, तो किसी एक पर निकाल दीजिए। तो हम बात करते हैं फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन बी के फोर्स की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव Q पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे हम। तो पॉजिटिव Q को ये वाला पॉजिटिव Q कुछ रिपेल करेगा, यानी एक फोर्स हमारा FA इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, FA इधर लग रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से ये पॉजिटिव Q इस पॉजिटिव Q को कुछ ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है, कूलम्स लॉ से, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो ये हो गया आपका F, इसको बोलेंगे FD, ये FD लग रहा है। इसी प्रकार से एक फोर्स Q, ये पॉजिटिव Q इस पॉजिटिव Q को रिपेल करेगा विद लाइन जॉइनिंग। ध्यान रखना ये सेंटर टू सेंटर होते हैं लाइन जॉइनिंग, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है बच्चों। अब यहाँ पर इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका FC, ये आ गया FC, और FA और FD का रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो इसी पर आएगा FR, ठीक है। तो हमें जो नेट फोर्स जीरो करना है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि FR प्लस FC, क्योंकि FD और FA का जो नेट रिजल्टेंट आया वो FR आया है, इन दोनों का जो वेक्टर सम है ये इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम जरा निकालते हैं FA की वैल्यू कितनी होगी, FA यानी कि A के द्वारा लगने वाला बल किस पर, इस B पॉइंट पर रखे, आवेश पर। तो यहाँ पर जो बल का मान होगा बच्चों का K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी K इंटू Q इंटू ये हो गया Q अपॉन में हो गया A स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, हमें निकालना है FA निकाल दिया मैंने, FD निकालिए, तो ये FD कितना आएगा बच्चों, FD आएगा, ये भी इतना ही आएगा K Q अपॉन A स्क्वायर, है ना। K का मान बच्चों यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, थोड़ा स्मार्ट बनिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे आप, तो यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन इतने कम टाइम में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम K मान लेते हैं उस कांस्टेंट को। अब देखो इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है, FA और FD की वैल्यू इक्वल है, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्मार्ट और बन जाइए, तो FA इक्वल टू FD दिखाई दे रहा है और इसका मान आपका निकल के आ रहा है F। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं और इनका मान F के बराबर मान लिया, के क्यू इंटू अपॉन A स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इस FC की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो इसको मिटाते हैं। FC कितना होगा बच्चों, FC क्या मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, FC निकालने के लिए फिर से वही K इंटू क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी डायगोनल हो गया एक स्क्वायर का, ये हो गया A√2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन में हो गया ये 2A स्क्वायर, ठीक है, ये FC निकल के आ गया। चलिए अब FA और FD का रिजल्टेंट FR निकालिए आप, तो FR इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 2 FA इंटू FD कॉस थीटा, यानी हम कह सकते हैं कि FA का होल स्क्वायर प्लस FD का होल स्क्वायर प्लस 2FA FD कॉस थीटा, ये बोला मैंने। अब अंडर रूट में FA का स्क्वायर, FA स्क्वायर और FA FD ऑलरेडी बराबर है, F के बराबर है, तो ये F स्क्वायर हो गया प्लस F स्क्वायर हो गया प्लस 2F इंटू F कॉस थीटा। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, FA और FD के बीच का, FA इधर है और FD इधर है, बीच का एंगल 90 हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, cos 90। अब ये टर्म्स पूरा जीरो हो गया क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना आएगा आपके सामने, जो FR आएगा आपके सामने अंडर रूट में 2F स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं F√2, और जो F की वैल्यू है बच्चों, F की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो है कितनी, ये रही F की वैल्यू Q अपॉन A स्क्वायर, ये है इस F की वैल्यू Q अपॉन A स्क्वायर, और अंडर रूट 2 चल रहा है तो अंडर रूट 2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने निकाला है FR।
अब एफ आर और एफ सी दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। एफ सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो इसको एफ सी को और एफ आर को दोनों को डायरेक्टली जोड़ दीजिए और दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। यानी कि एफ सी प्लस एफ आर इक्वल टू 0। भैया 0 के बराबर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नेट फोर्स क्यू पर बोल रहा है 0, तो नेट फोर्स निकाला मैंने क्यू पर और क्यू पर लगने वाले सारे बलों का मान मैंने 0 कर दिया। अब एफ सी देखिए, एफ सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, प्लस में आए एफ आर कितना है, के क्यू अंडर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो जो चीज़ कॉमन मिल रही है कॉमन ले लीजिए। यहाँ से पहले तो के कॉमन मिल रहा है पूरे में और ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। या एक काम कीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k क्यू अंडर रूट 2 और अपॉन में ये आ गया 2a स्क्वायर पूरा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2k क्यू स्क्वायर प्लस 2q रूट 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर को इधर पहुँचा दिए, 0 हो गया ये। अब यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, k q कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा q प्लस k q कॉमन ले लिया आपने, k कैपिटल Q कॉमन लिया है, तो बचा कितना 2q अंडर रूट 2, ठीक है, यही बचेगा आपके सामने, देख लीजिए। k q कॉमन लिया तो 2k अंडर रूट 2 बचा और ये सब 0 के इक्वल हो गया। यानी कहने का मतलब के क्यू का भी डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, के क्यू प्लस 2q रूट 2 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू माइनस 2q अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपसे पूछ किसका रेशियो रहा है, q अपॉन q का रेशियो पूछ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो q अपॉन q का जो रेशियो होगा बच्चों, q अपॉन q, फाइनली यू विल गेट q अपॉन q इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। q अपॉन q इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी 5वें क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर होगा वो होगा बी पार्ट। चलिए आप कॉपी कीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों बोल रहा है कि पार्टिकल का मास दे रखा है m, चार्ज दे रखा है q और ये रेस्ट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और रिलीज किया जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब इसको डिस्टेंस y में, मतलब आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y, ठीक है। तो अभी एक ऐसा समझिए कि एक पार्टिकल m और चार्ज q ये प्लेस करा गया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज इस पर q है और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों इस मैग्नेटिक इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कितनी डिस्टेंस, ये कह रहा है कि डिस्टेंस मूव कर रहा है ये y मीटर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करी इसने। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के डन के बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क कितना किया गया, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है यहाँ पे बच्चों, जब इस पर चार्ज q है तो इस पर लगने वाला फोर्स हो गया q इंटू ई मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ ये y। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी, यानी q ई इंटू वाई। इस हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर ये बना आपका 6 का q ई बाई, यानी ये ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। 6 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बच्चों बी, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों के ये सही भी है कि शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है। ये शॉर्ट डाइपोल हो गया आपके माइनस q प्लस q, ये डाइपोल का सेंटर हो गया जिसकी लेंथ हो गई 2l और ये डिस्टेंस हो गई l और ये डिस्टेंस हो गई आपकी l। अब यहाँ पर ये एक्सियली पॉइंट की अगर बात करेगा p और ये होता है बच्चों आपका इक्वाटोरियल पॉइंट, यानी कि ठीक है ये p। अब यहाँ पे मान लीजिए p डैश, तो p जो है वो एक्सियली पॉइंट पर है और p डैश जो है वो इक्वाटोरियल पॉइंट पर है, यानी कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है, मतलब एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 है और इक्वाटोरियल पर दे रहा है बच्चों E2।
तो रिलेशन हमें क्रिएट करना है। अब बच्चों आप तो जानते हो कि एक्सियल पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो आती है 2kp/r की पावर 3, जहाँ p डाइपोल मूवमेंट होता है, k 1/4πε0 होता है। और यहाँ पर अगर इक्वाटोरियल की बात करेंगे बच्चों, तो इक्वाटोरियल की जो बात करेंगे वो आती है आपकी k×p/r3। और फिर ये बताया भी है मैंने लेक्चर में कि यहाँ इक्वाटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो आधी रहती है, यानी यहाँ जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस P पॉइंट पर, एक्सियली पॉइंट पर, ये कैसी रहेगी, ये डबल रहती है। तो इस हिसाब से जो E1 रहना चाहिए वो डबल रहना चाहिए इस E2 के, ठीक है। E1 इज इक्वल टू E2, क्योंकि एक्सियली को तो बोल रहा है वो E1 और इक्वाटोरियल को बोल रहा है वो E2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों 8 में क्वेश्चन नंबर सेम रहा, ये क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हुआ, सेम रहा, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्सियली पर कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल इज रिलेटेड एस। अब चाहे एक्सियली की बात करें चाहे वो इक्वाटोरियल की बात करें, E तो प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3 है ना, ये देखिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3, E प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। तो चाहे वो एक्सियली की बात करें चाहे वो इक्वाटोरियल की बात करें, अगर वो बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है R के किस पावर के प्रोपोर्शन में रहता है, तो 1/r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों सिग्मा और ई परमिटिविटी दे रखा है, एप्सिलॉन सॉरी परमिटिविटी दे रखा है। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है, ये बात आप ध्यान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा बी पार्ट, इसका बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मतलब उसकी जो डायमेंशन होगी यानी ई की जो डायमेंशन होगी वो सिग्मा और अपॉन एप्सिलॉन के डायमेंशन के इक्वल रहेगी बच्चों, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। आप इसे निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A करके, Q की आप निकाल दीजिएगा 80, यहाँ एरिया की निकाल दीजिएगा L², ये हो जाएगा L की पावर -2AT, ठीक है। इस हिसाब से एप्सिलॉन की निकाल दीजिएगा। अब एप्सिलॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन FR² होता है, ठीक है। अब यहाँ 4π भी आता है, 4π से मतलब है नहीं है। अब यहाँ से एप्सिलॉन की निकालेंगे तो Q1 Q2 यानी AT मल्टीप्लाई बाई AT, और F की बच्चों हो गई MLT-2 और R² की हो गई L²। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा A की पावर 2 T की पावर 2 अपॉन में आ जाएगा M L की पावर 3 T की पावर -2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये निकल के आएगा M की पावर -1 L की पावर -3 और T की पावर हो जाएगा 4 और A की पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमसे ये एप्सिलॉन निकाल दिया, ये सिग्मा निकाल दिया। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन करिए, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू, ये पूछा है मुझसे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L की पावर -2 AT अपॉन में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की क्या निकल के आई है बच्चों, M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा M ऊपर जाएगा, अब L की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो केवल L ही बचेगा, ठीक है। T की पावर 4 है, ऊपर T है तो ये T की पावर -3 बचेगा, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा, और A की पावर 2 है और यहाँ A है यानी A की पावर -1 बचेगा। अब जरा हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायमेंशन क्या होती है। अब E होता है बच्चों, F बराबर होता है QE और E बराबर होता है F अपॉन Q। F की होती है MLT-2 और Q की होती है बच्चों AT। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा M L T की पावर -3 और A की पावर -1। देख लीजिए ये बच्चों यूनिट निकल के आई है F मतलब E की, सही है, यानी ये किसकी निकल के आई है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की MLT-Q A-1 और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की MLT-Q A-1। तो इस हिसाब से बच्चों अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 9th का B, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगा नहीं, प्रेशर होगा नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही डायमेंशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10,
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कूलम फोर्स टू बी ऑपरेटेड द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी, एटम का लीस्ट साइज कितना होना चाहिए अगर कूलम फोर्स ऑपरेट हो रहा है। तो बच्चों अगर हम बात करें किसी न्यूक्लियस की साइज की, तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर तक वेरी करेगा। अच्छा, अब इससे अधिक होना चाहिए तब कूलम फोर्स ट्रीट हो सकता है। तो इससे अधिक वैल्यू जो होगी बच्चों 10⁻⁻15 से, तो इसमें चारों ऑप्शन में इससे जो मतलब कहना चाहिए कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो है वो 10⁻12 मीटर है, यानी यहाँ तक वैलिड हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों होना चाहिए 10 का नंबर ए। ये ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। 10⁻10, 10⁻8। अब ये लीस्ट साइज पूछा है, तो लीस्ट साइज अब देखिए 10⁻12, 10⁻10 और 10⁻8। अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या ये है 10⁻8। यहाँ पर भी ऑपरेटेबल होगा, यहाँ भी ऑपरेटेबल होगा कूलम फोर्स, यहाँ पर भी ऑपरेटेबल होगा। तो लीस्ट साइज कौन सा हो गया 10⁻12, क्योंकि ये तो खुद न्यूक्लियस का साइज है 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अक्सर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर वही है, चार्ज स्पेयर रखे हुए हैं डी डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों मान लीजिए D है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q में अगर हम प्लेस कर दें, अब देखिए सीधी बात है, Q में अगर प्लेस कर देंगे तो जो मीडियम में लगने वाला फोर्स होगा वो एयर के लगने वाले फोर्स का आधा नहीं हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर सॉरी K का डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर K का डिवाइड हो जाएगा। K जो होता है बच्चों ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट की सीरीज में पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पूरा पढ़ा रखा है। तो K की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 2 दे रखी है। तो यहाँ पे लगने वाला जो मीडियम में फोर्स होगा वो F एयर से लगने वाले फोर्स का आधा हो जाएगा, क्योंकि K का मान 2 दिया है यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इजी है। अब इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों 11 वाले का वो डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि F/2 फोर्स F/2, क्योंकि एयर में जो लग रहा है फोर्स वो बच्चों F लग रहा है। F एयर की वैल्यू कितनी है F, तो इस हिसाब से मीडियम में लगने वाला फोर्स आधा हो जाएगा, F/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल टू गिवन इट ए पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पॉजिटिव चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है आपको 1 × 10⁻7 कूलम। अब कितना चार्ज N निकालें, कितना E फंडामेंटल चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। अब यार क्वांटाइजेशन ऑफ पढ़ा है आपने चार्ज के बारे में, तो यहाँ से N निकाल दीजिए Q/E। N बराबर Q का मान हो गया 10⁻7 और E का मान हो गया बच्चों 1.6 10⁻19। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको पता है ये तो 10⁻12 में आ गया है ना, प्लस में आएगा, और 1 ये कितना बचा 1.6। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में 10⁻11 यानी अगर आप 10 ले लेंगे तो ये 10⁻11 में आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻11 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह 1.6 है, तो N की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6.25 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज कितना बन जाएगा आपका 1 × 10⁻7 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 का जो आंसर है वो ए पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट है वो कितना होगा, मतलब राइट आंसर है वो ए पार्ट होगा। बच्चों लेक्चर के लेंथ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों कह रहा था 3 चार्जेस 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। अब 3 चार्जेस हैं अलग अलग L एट पॉइंट्स एट डिस्टेंस 0, L/2 एंड L रेस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0। नेट फोर्स निकालना है स्मॉल q पर। तो बच्चों एक चार्ज तो है मेरा पॉजिटिव का 4Q, चलिए ये पॉजिटिव का 4Q ये 0 पर रखा हुआ है अगर ये पूरी लेंथ L एट हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में L सेट कर दिया है। उसके बाद में ये Q दे रखा है, उसके बाद में बोल रहा है कि स्मॉल q। ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं मुझे,
ये 0, ये L/2 पर प्लेस्ड है, ये L पर प्लेस्ड है। अब कह रहा है कि यहाँ पर Q पर कितना फोर्स लगेगा जिससे कि मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी कि जो नेट फोर्स ऑन Q जो हो, नेट फोर्स वो 0 हो जाए। अब यार सीधी सी बात है यार, अब इस Q पर लगने वाले फोर्स कौन सा होगा, इस Q को ये Q भी इधर फोर्स लगाएगा और इस Q पर ये 4Q भी इधर फोर्स लगाएगा, है ना। तो फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q निकालिए, तो फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q, तो ये कितना हो जाएगा K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन में हो जाएगा बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है L, तो L स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो 4Q वाला इस Q को कुछ इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, ये मैंने बोल दिया F1। अच्छा Q वाला इस Q को भी इधर रिपेल करेगा, ये हो गया F2, तो ये मैंने निकाल दिया F1। F2 निकालिए जरा, F2 किस किस के बीच का फोर्स है, इस पॉजिटिव Q इस स्मॉल q के बीच का, तो K इंटू Q अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये बच्चों ये हो जाएगा Q अपॉन में L स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 4K अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब एक फोर्स F1 ये लग रहा है F2, अब F1 F2 बच्चों ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स हमें 0 करना है, यानी दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे, तो F1 प्लस F2 का मान 0 कर दीजिए। चलिए F1 और F2 का मान 0 किया, यानी F1 प्लस F2 0। क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए। तो F1 का मान आ गया K4 वही ये 4Q स्क्वायर हो गया अपॉन में L स्क्वायर प्लस ये आ गया 4K अपॉन L स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। अब L स्क्वायर कॉमन लेके इधर हटा दीजिए, अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 4K मिल रहा है कॉमन, यहाँ बचेगा Q स्क्वायर प्लस ये बचेगा QQ इज इक्वल टू 0। 4K स्क्वायर प्लस 4QQ इक्वल टू 0। अब देखते हैं जरा इसको, 4K इधर चला गया आपका, तो बचा कितना Q स्क्वायर प्लस QQ इक्वल टू 0, Q स्क्वायर इक्वल टू माइनस QQ, यानी Q की जो वैल्यू आएगी Q से Q कैंसिल आउट हुआ, यानी Q इक्वल टू माइनस Q। जरा देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, Q इक्वल टू माइनस Q इक्वल टू माइनस Q। तो बच्चों ये पहला 13 का ए ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Q इज इक्वल टू कितना होगा, इस Q का मान कितना होगा, माइनस Q होगा, तभी इस पर लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लॉजिकल क्वेश्चन है और समझना भी होगा। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थ्रू आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर प्लेस्ड इन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज इन द एल्युमिनियम विल बी। अब यार टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, दोनों का शेप साइज सेम, शेप और साइज दोनों सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, और इनको मैंने किस में रखा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसे भी जा रही है पास होके। अब कहने का मतलब ये है कि बच्चों की कितना मतलब इस पर एल्युमिनियम वाले पे, मतलब एल्युमिनियम जो कंडक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 0 होगा कि कॉपर से ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए कॉपर है और ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, या इधर एल्युमिनियम मान लीजिए कॉपर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यार बात करें यार, इन एल्युमिनियम और कॉपर इनमें रहते तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है फ्री होके कहाँ पहुँचेंगे, इसकी सरफेस पर पहुँच जाएंगे, ध्यान रखना, इसकी कहाँ पहुँच जाएंगे, सरफेस पर पहुँच जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जितने भी होंगे, क्योंकि उस पर अच्छा खासा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब ये फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अब कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा, तो भैया चार्ज तो बराबर ही होगा, और आपको पता भी है कि कोई भी अगर हम मेटल की बात करें और कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल कंडक्टर में मेटल की, तो उसमें अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब में होता है बच्चों, है ना। तो सारे के सारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहुंच जाएंगे। और हम कहना चाहिए कि अगर इस कंडक्टर के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इन दोनों के अंदर,
अंदर इनसाइड वो जीरो हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज कहाँ रिजाइड कर जाएगा, इसकी सरफेस पर। तो कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो बच्चों की यहाँ का जो आंसर मतलब यहाँ पर जो मतलब चार्ज रहेगा वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी कि जो एल्युमिनियम और कॉपर की बात करें तो एल्युमिनियम और कॉपर पे जो चार्ज रिजाइड करेगा, फ्री चार्ज पहुंचा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे इस सरफेस पर, वो बराबर बराबर ही पहुंचेंगे। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा था पॉइंट चार्ज q and -2q आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ q इज E देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2q कितना हुआ। अब बच्चों ये एक चार्ज है पॉजिटिव का q, एक चार्ज है -2q, इसका ये a पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये b पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ q इज E, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अब ये E आया किसकी वजह से? इस -2q की वजह से ही तो आया होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की लोकेशन पर नहीं डिफाइन हो सकती है, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/4πε0 q/r²। r अगर जीरो करोगे अपनी लोकेशन पे पूछोगे तो E नॉट डिफाइन हो जाएगा, E का मान इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो E किसकी वजह से आ रहा होगा? इसकी वजह से आ रहा होगा, यानी E का मान कितना हो गया? E का मान हो गया k, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लीजिए r, ठीक है। क्या सेपरेशन दे रखा है इसने? नहीं दिया है, हम r मान लेते हैं। तो E का मान कितना हो जाएगा? इस E का मान हो जाएगा k, यानी ये हो गया k पूरा, q यानी q हो गया -2q अपॉन में हो गया r², ठीक है, ये हो गया E का मान। अब हमसे कह रहा है -2q पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। -2q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E डैश मान लिया, E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा k। अब E डैश इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसकी वजह से बनेगी, यानी k और ये पॉजिटिव q अपॉन में हो गया r², ठीक है। अब यार इन दोनों में रिलेशन हमें निकालना है, E डैश का मान कितना होगा, तो E डैश अपॉन E निकाल दीजिए, तो कितना हो गया KQ अपॉन r² डिवाइडेड बाय हो गया k इंटू -2q अपॉन r²। इस r² से r² कटा, KQ से KQ कटा, यानी कि ये बचा E डैश अपॉन E का मान निकल के आया बच्चों आपके सामने -1/2, ठीक है। तो ये E डैश का मान बच्चों, ये यहाँ से अगर आप E डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा -e/2। तो मैं यही देख रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, E डैश इक्वल टू -e/2। बच्चों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 15 का ए ही होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो इसकी आधी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यार ये तो हाई स्कूल का सवाल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात जिसने गलत किया होगा भाई उसको DSV फिजिक्स माफ़ नहीं करेगा कभी भी, ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा अगर क्वेश्चन नंबर 16 गलत हुआ होगा। 10th वाले बच्चों को भी बताया है, ये 10th का सवाल है भाई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एनी, कितने कूलम की बात कर रहा है, 1 कूलम, तो Q इक्वल टू 1 कूलम। n पूछा है, E का मान हो गया 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू एनी यानी 1 इक्वल टू n पूछा है, 1.6 × 10⁻19। अब यार n का डिवाइड करोगे तो 1/1.6 × 10⁻19, इस टाइप का एक सवाल पहले भी पूछ चुका है इसी में टेस्ट में। तो n इक्वल टू कितना होना चाहिए ऑप्शन में, आप देख लीजिए, ये पहला ही ऑप्शन भी वो करेक्ट है, 6.25 × 10⁻18। यार ये तो NCERT का एक रिजल्ट है, इसको तो आपको याद होना चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों ये ए ही हो गया, 16 का जो होगा बच्चों वो ए होगा, करेक्ट पार्ट ए। चलिए 17 की बात करते हैं। यार 17 क्वेश्चन भी इजी है, स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया जाता है। एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या है, पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन नॉट मान लीजिए, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नहीं तो एप्सिलॉन की निकाल दीजिए, ये तो सबको पता ही है कैसे निकालते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1/4πf Q1 Q2/r²। अब यहाँ 4π का मतलब है नहीं, एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा, Q1 Q2 हो गया 80, जैसे मैंने अभी पहले निकाला, मल्टीप्लाई बाई 80, और F की हो गई mlt-2, और यहाँ पर r² की हो गई l⁻²। यहाँ से निकल के आएगा a⁻2 t⁻2 अपॉन में आ गया बच्चों ये m l⁻3 t⁻²।
फाइनली एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन या एप्सिलॉन की निकलेगी वो निकलेगी m-1, l ऊपर जाएगा तो l-3, t हो जाएगा प्लस का 4 और a की पावर 2, ये निकल के आएगी बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों दिखाई दे रहा है m-1 l-3 t4 a², ये ऑप्शन नंबर हो गया बी पार्ट। 17 का बच्चों बी पार्ट है। जितने बच्चों ने 17 का बी किया होगा उनका बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिले भी होंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा भाई उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। वही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा जो लेक्चर होना चाहिए वो 40 to 45 मिनट्स में मैं पहुंच ही रहा हूँ, उस टारगेट को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हम अगर बात करें ये सोप बबल, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। ये एक कॉम्पिटिशन में पूछा गया सवाल भी है और बेसिकली एम्स का ये सवाल है, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। एसएल अरोरा का सवाल है ये बेसिकली। 18 में कह रहा है सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इस रेडियस विल बी, यार एक सोप बबल है यार, एक साबुन का बुलबुला है, इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब इस पर आपने नेगेटिव देने का मतलब क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन भर गए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अच्छा खासा नेगेटिव इस पर इकट्ठा हो गया। जब इस पर इतना सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा तो यार क्या होगा, क्या ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, ये नेगेटिव इसको इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसी प्रकार ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी एक दूसरे की तरफ ये फोर्स लगाते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये बुलबुला जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। ये आप देखेंगे ये इस पर ऐसा लगेगा टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये खींचे जाएगा, ये होगा खींचेगा क्यों, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन दे दिए आपने, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से इसकी जो रेडियस थी, मान लीजिए पहले r थी, अब कुछ बढ़ जाएगी, यानी r प्लस डेल्टा r हो जाएगी, यानी इसकी रेडियस इंक्रीज कर गई है। तो इसका ऑप्शन यही रहेगा कि बच्चों सोप बबल को अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो ये रेडियस इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी, यानी 18 का ऑप्शन होगा ए पार्ट, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए 19 क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट एक्ट्स ऑन इट। अब यार सीधी बात है यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा, टॉर्क भी लगेगा और उस पर फोर्स भी लगेगा, ठीक है। ये तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा भी है, यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, यानी इस 19 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, बोथ ए एंड बी, यानी ओनली टॉर्क एंड ओनली फोर्स, दोनों ही लगेंगे इस पे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों ये कह रहा है कि ये चार्ज को डिवाइड किया गया है क्यू एंड क्यू माइनस क्यू में, इस चार्ज क्यू को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, किस किस में, एक क्यू में कर दिया है और एक क्यू माइनस क्यू में कर दिया गया है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, इस क्यू की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि मतलब उनमें फोर्स मैक्सिमम लगे। अब बच्चों इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी एक चार्ज की वैल्यू हो गई प्लस क्यू, दूसरे चार्ज की वैल्यू हो गई क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हो गया r, ठीक है। तो बच्चों अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए बच्चों हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये कंसेप्ट आपको सीखना होगा। मैक्सिमम फोर्स अगर हमसे पूछे कभी भी तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले लगने वाला फोर्स निकाली, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K, मान लीजिए एयर या वैक्यूम में सिचुएटेड है दोनों, Q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस होगी r², ठीक है। अब ये फोर्स को आप मैक्सिमम निकालना है, तो फॉर अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम फोर्स की, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए जो dF अपॉन dQ है वो मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए बच्चों 0। अब जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d ओवर dQ और फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके सामने, K Q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन r की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से जो चीज़ बाहर आ रही है बाहर ले लीजिए कांस्टेंट, तो K अपॉन r² बाहर आ गया, d ओवर dQ और बचा कितना अंदर, इसका Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q माइनस Q², ये मस्ट भी इक्वल टू 0, यानी K अपॉन r² उधर पहुँच के 0 हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन बचा कितना, d ओवर dQ Q इंटू क्यू माइनस Q², ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो ये निकल के आएगा d ओवर dQ, क्यू को करेंगे तो ये Q निकल के आया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2Q आ जाएगा,
इज इक्वल टू 0, यानी फाइनली q इज इक्वल टू मिलेगा 2q। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की सीरीज़ नहीं आती है वो डीएसवी फिजिक्स सर्च करके उसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन सर्च कर सकते हैं। मैंने पूरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर उसमें अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 2q आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, स्मॉल q की वैल्यू पूछी है तो बच्चों q/2 निकाल दीजिए, q इक्वल टू q/2 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी 20 का क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों डी। तो ये बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये 20 क्वेश्चन थे जिनकी ये सीरीज़ तैयार की थी। आप लोग तैयारी कीजिए, डीएसवी फिजिक्स आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूँ। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, आप लोग आज अगर थोड़ा सा किया है तो कल बहुत अच्छा भी करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।